स्वागत आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में आई हुई एक भर्ती के बारे में, जिसे आप एफकैट के नाम से जानते हो, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, कई दिन हो गए, करीब एक हफ्ते हो गए, आपने देखा होगा कि कोई भी भर्ती का वीडियो चैनल पर नहीं अपलोड किया गया। तो उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ कि ऐसा है कि एक हफ्ते से कोई अच्छी भर्ती नहीं आई। दे अप्रेंटिसशिप पे अप्रेंटिसशिप, इसकी अप्रेंटिसशिप, उसकी अप्रेंटिसशिप की भर्ती चल रही है। अप्रेंटिसशिप क्या है कि फ्री में काम करने वाला आदमी इनको मिल गया, ठीक है, आपको मुफ्त में काम कराया जा रहा है। कोई नौकरी के नाम पर परमानेंट नौकरी हो, कुछ ऐसी नौकरी है तो उसका बनाने में भी अच्छा लगता है। गाइडेंस का मतलब कुछ उसका भला हो। उन भर्तियों में क्या ही किसका भला हुआ जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसका आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिए। मैं जानता हूँ कि आपका समय भी कीमती है, तो इसीलिए हमने उन पर बात नहीं की, ठीक है। अब ये कोई अच्छी भर्ती आई है तो इसके बारे में हम यहाँ से बात करेंगे डिटेल में। तो देखेंगे, हर चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो देखो, ये जो भर्ती है इसे एफकैट के नाम से बोलते हैं और ये 2/2024 का नोटिफिकेशन है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो भर्ती होती है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए भर्ती है, ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए भर्ती, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए भर्ती, और साथ ही साथ एनसीसी की स्पेशल एंट्री के लिए भी भर्ती इसमें सेम में होने वाली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये भर्ती होती है क्योंकि एयरफोर्स में अधिकारी बनने के लिए कुछ ही भर्तियाँ होती हैं। या आप CDS के थ्रू चले जाओ या आप एफकैट के थ्रू चले जाओ। तो ये एफकैट का आपका जो है ना फॉर्म हो गया। आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, आप यहाँ से देखिए 30 तारीख से चालू हो जाएंगे और 28 जून आपकी अंतिम तिथि रहेगी। तो 28 जून के पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना है, ठीक है। अब देखिए, आप फॉर्म कहाँ भरोगे, आप यहाँ से देखो, ये जो 2 वेबसाइट आपको दिख रही हैं, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ये जो फॉर्म है बच्चों, ये भारत का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। देखिए, जो सेना की वैकेंसी होती हैं उसमें क्या रहता है, कई बार लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती, लेकिन इस भर्ती में लड़के और लड़कियां दोनों ही भाग ले सकती हैं। अब अगर इसमें आप भाग लेते हो तो आपको क्या बनेगा, आप जो है ना क्लास 1 एक गेस्टेड ऑफिसर बनाए जाएंगे। फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेज में आपकी जो है ना भर्तियाँ होने वाली हैं। और जो आपके रिटन एग्जाम होंगे वो 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख अगस्त महीने की आपके रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने की संभावना है, ठीक है। संभावना क्या, मोस्ट प्रोबेबली आपका इन्हीं डेटों में आपका एग्ज़ाम होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बदलाव नहीं होता है। कोई ये आपकी पंचायत की भर्ती या कोई और भर्ती नहीं। पंचायत से याद आया कि एक वेब सीरीज़ आई है, पंचायत के नाम से ही है और अमेजन प्राइम पे है। बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, आप देखना। मतलब कि गांव देहात का जीवन दिखाया गया है, लोकल पॉलिटिक्स दिखाई गई है। उसके 1-2 एपिसोड और आ रखे थे, अभी भी आया है, आप जाके देखिए, मज़ा आएगा। खैर, हमने तो प्रचार कर दिया बिना ही पैसे लिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना चलता है, सही चीज़ों का प्रचार होना चाहिए। अब देखेंगे जो भर्तियाँ हैं उसमें आप यहाँ से थोड़ा सा देखो कि एक तो एफकैट एंट्री होगी और दूसरी होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। उसमें क्या होता है, जिनके पास में C सर्टिफिकेट है एनसीसी का, एयर विंग का, वो बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। अब देखो, एफकैट वाले के लिए इसमें क्या है कि 3 तरह की ब्रांचेज हैं। एक है फ्लाइंग ब्रांच, तो उसमें आप वैकेंसी देख लो, 18 लड़कों के लिए, 11 लड़कियों के लिए हैं। अब इसके बाद बात आती है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। तो टेक्निकल में आप यहाँ से देखो कि आपकी जो भर्तियाँ, टेक्निकल में 2 तरह के टेक्निकल के अधिकारी होते हैं। एक तरह का जो टेक्निकल अधिकारी होता है उसे AEL बोलते हैं, जो दूसरी तरह का टेक्निकल का अधिकारी होता है उसे AEM बोलते हैं। AE से हमारा अभिप्राय होता है एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। L का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल, और M का मतलब जैसे AEL तो इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर, AEM तो अब मैकेनिकल का इंजीनियर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो डिग्री आपकी जो है ना इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल के इंजीनियर बनना चाहते हो तो डिग्री आपकी मैकेनिकल से होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वेपन सिस्टम ब्रांचेस, तो 14 वैकेंसी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 3 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप यहाँ से देखो 43 वैकेंसी है, लॉजिस्टिक में 13 वैकेंसी है, अकाउंट में 10 वैकेंसी है, एजुकेशन में 7 वैकेंसी है, और मेट में वैकेंसी, जिसे मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं, तो 8 वैकेंसी है लड़कों के लिए। बगल वाला आप लेफ्ट राइट वाला कॉलम देखोगे तो ये भर्तियाँ लड़कियों के लिए। ये बात कर ली। अब एनसीसी की बात कर ले, जिसके पास में एयर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि 10% सीट है टोटल वैकेंसी का, उनके लिए रिजर्व है हर एक ब्रांचेज में, ठीक है। चाहे आप जो है ना किसी ब्रांच में भरो, चाहे आप ग्राउंड ड्यूटीज़ में भर दो, चाहे फ्लाइंग में भर दो, सबकी 10% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कमीशन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इस भर्ती से आपकी जो नौकरी लगने वाली है वो सब का सब शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब कि 14 साल तक की नौकरी, 14 ईयर्स की आपकी सर्विस रहेगी। फिर इसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा और आप जो है ना पेंशन के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन। बट एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो आपको परमानेंट कमीशन अगर मिल जाता है तो आप पूरा 57 साल तक नौकरी करोगे, पेंशन लेके आप घर जाओगे, आप जो है ना प्रमोशन भी अच्छा
पालोगे, जैसे कि आपकी नौकरी ज़्यादा है तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो भारत का रहने वाला कोई भी बच्चा कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज इंडियन एक्ट 1955। एक बात मैं आपको यहाँ से और बता दूँ कि पहले जो भर्तियाँ आती थी बच्चों, उसमें क्या है कि नेपाल का भी भर दो, भूटान का भी भर दो, ठीक है, आसपास के कहीं माइग्रेट होके आ गए, सब भर दो इसमें। लेकिन अब देखो बच्चों, यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब इधर उधर वाली जो ना लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो एज अगर हम फ्लाइंग ब्रांच की देखें तो 20 से 24 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। 20 से 24 साल। कुछ लोगों को छूट मिलती है 26 साल तक के लिए। उनकी क्या छूट है बच्चों की, जिनके पास में पायलट का लाइसेंस है, DGCA ने प्रदान किया है, तो 2 साल ज़्यादा तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटीज़ की। तो ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल नॉन टेक्निकल आते हैं, तो 20 से 26 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अविवाहित होना ज़रूरी है, शादी नहीं होना चाहिए, बॉयफ्रेंड है तो चलेगा या गर्लफ्रेंड है तो वो भी चलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए 50% नंबर के साथ ही साथ में एक चीज़ और होनी चाहिए कि डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की किसी भी डिस्प्लिन। फ्लाइंग में जो है, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो बच्चों, तो क्या है कि आपके पास में सिर्फ डिग्री ज़रूरत रहती है, ठीक है, वो भी 60% नंबर के साथ में, किसी से भी हो, कला साहित्य विज्ञान सब चलेगा, ठीक है। और 12वीं में 50% नंबर फिजिक्स मैथ होना चाहिए। तो ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो गई। अब देख लेते हैं कि टेक्निकल ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के इंजीनियर बनते हो, आप AEL बनोगे या AEM बनोगे। तो AEL के लिए आप क्या होना चाहिए, आपका 12वीं जो है फिजिक्स मैथ से होना चाहिए 50% नंबर के साथ ही साथ में आपके पास में डिग्री भी होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में। और नीचे दिए गई जो ब्रांचेस हैं, किसी से भी आपने डिग्री कर रखी हो तो आप जो है ना AEL के लिए भाग ले सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब देखो AEM की बात है तो बात वही है कि 50% कक्षा 12वीं में फिजिक्स मैथ होना चाहिए और 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन नीचे लिखी हुई डिग्रियों में किसी भी ब्रांचेस से आपके पास में डिग्री है तब आप इसमें भाग ले सकते हो। अब देखेंगे जो आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में आता है सबसे पहले वेपन सिस्टम, WS ब्रांच से बोलते हो आप। तो 50% नंबर चाहिए, 12वीं में फिजिक्स मैथ होना चाहिए और आपके पास में जो है ना ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, बट 60% नंबर भी आवश्यक हैं। अब इसके बाद देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक के लिए क्या, 12वीं पास होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर, मतलब कला साहित्य विज्ञान सब कुछ है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, बट डिग्री में 60% नंबर होना चाहिए। अकाउंट ब्रांच के लिए देखेंगे तो आपके पास में कक्षा 12वीं होना चाहिए, इसके बाद आपको BCom टाइप की डिग्री, मतलब कि कॉमर्स में कोई डिग्री होनी चाहिए, या आपने CA वगैरह कर रखे तो भाई CA होगा तो फौज में क्यों ही जाएगा, उसके पास तो इतना पैसा ऑलरेडी है। या BSc आपने फाइनेंस या कुछ फाइनेंस में डिग्री होनी चाहिए 60% नंबर वाले, तो आप इसमें भाग ले सकते हो। अब बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच में, अगर आप जाना चाहते हो तो 12वीं पास होना चाहिए, PG होना चाहिए 50% नंबर के साथ में, आप इसमें भाग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेट्रोलॉजी की बात करेंगे तो आपके पास में होना चाहिए 12वीं और आपके पास में BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में 60% नंबर के साथ में, तो आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास में 60% के साथ में कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, नीचे लिखे हुए में BTech का रखा, तो भी आप इसमें भाग ले सकते हो। और एक वैकेंसी जो रहती है वो लॉ वालों के बच्चों के लिए रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपने फॉर्म भरा, उसके लिए बस डिग्री मांगी गई थी, ठीक है। तो अगर आपके पास में लॉ की डिग्री है तो आपको जो ना अलग से इसमें रिक्रूट करके आपको दे देंगे, आपको जो ना एयरफोर्स की तरह से आप जो ना वकील टाइप के भी इसमें बन सकते हो, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात मैं आपको कर चुका हूँ, वेबसाइट बता चुका हूँ, तो हम बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि समय आपका भी ज़रूरी है। आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन। फॉर्म फीस की बात कर लो तो 550 रुपये फॉर्म फीस है। NCC वालों से कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, प्लस GST आपको अलग से देना पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं सारी ज़रूरी चीज़ों को, जल्दी से देखते हैं। NOC फॉर गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC लेनी पड़ेगी, फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अब एग्ज़ाम शेड्यूल देख लेते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल किस तरह का रहेगा कि आपकी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 9, 10, 11 तारीख को 2 शिफ्ट। जो पहली शिफ्ट रहेगी वो 10 से 12 बजे रहेगी और जो दूसरी शिफ्ट रहेगी वो आपकी 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी। तो आपका एग्ज़ाम ये रहेगा। अब देखिए जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, आप यहाँ से देख लो कि 2 घंटे का प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस रहेगी, वर्बल एबिलिटी रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग रहेगी और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। इसके लिए कोई आप आर्यंत की किताब ले लो, FCAT की, रट डालोगे तो आप इसमें जो है ना मेरिट में आ ही जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए एक चीज़ और बता दूं,
रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नंबर काटा जाएगा, तो आप ध्यान से इसका फॉर्म भरना। और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला हम यहाँ से देखेंगे डिटेल सिलेबस। इंग्लिश का ये सिलेबस है, ठीक है। जनरल अवेयर्स का ये है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये है। हम देखो इसमें पढ़ेंगे नहीं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और जाके कंप्यूटर की दुकान से प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ने वाले स्थान पर चस्पा कर दो, ताकि आपको जो है ना अच्छे से सारी चीज़ें दिख जाएँ। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में आप यहाँ से देख सकते हो, ये चीज़ रहेगी। और आप जो है ना किताब ज़रूर लो, ताकि आपको और डिटेल में जानकारी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया। और आगे देख लेते हैं। ये फ़ोन नंबर दिए हैं, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जो है ना इसमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। और देखिए हर किसी के पास में जियो का मोबाइल है, फ्री रहता है, आप खटाखट कोई भी चीज़ पूछनी है जियो के मोबाइल से फ़ोन करके आप अपना जो है ना पूछ सकते हो। कोई ज़्यादा चार्जर नहीं लगते हैं फ़ोन के। अब देखो रिटन एग्ज़ाम आपका जो है ना अराउंड द इंडिया आपके सेंटर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको बुलाया जाएगा जो है ना एयरफोर्स एसएसबी के लिए, ठीक है। वो कहाँ होगी, 5 एसएसबी सेंटर आप यहाँ से देख सकते हो। देहरादून में है, मैसूर में है, गांधीनगर में, वाराणसी और गुवाहाटी में, ठीक है। और जो एनसीसी वाले हैं उनका डायरेक्ट जो है ना एसएसबी होगा, उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ठीक है। फिजिकल की ऐसी कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपको इतना मिनिमम आपका फिजिकली फिट हो कि आप 1600 मीटर दौड़ लो, 10 पुशअप लगा लो, 3 चिनअप कर लो एटलीस्ट, ठीक है। बाकी आपका फिजिकल कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें बची हैं उनके बारे में। अब देखिए जो आपका एयरफोर्स का एसएसबी है उसमें क्या क्या रहेगा, 2 स्टेज रहेगा। एक तो स्टेज 1 रहेगा जिसे आप पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी बोलते हो। फर्स्ट डे रहेगा, अगर आप फर्स्ट डे क्लियर कर लेते हो तो बाकी स्टेज 2 क्लियर रुक जाओगे, जो 4 दिन का प्रोसेस जिसमें इंटरव्यू, जीटीओ टास्क वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टेज 1 क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पहले दिन ही बाहर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। मैं भी झेल चुका हूँ, लेकिन मैं जो है ना इंटरव्यू तक पहुंचा हूं और उसमें जो है ना फाइनल मेरा भी एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था। तो स्टेज 1 जो आपका है, तो स्टेज 1 में आप देखेंगे कि जनरल चीज़ें रहती हैं। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको स्टोरी बनानी रहेगी, लोगों को बैठा के जीडी टाइप का करा लेंगे, बस वहीं आपको जो है ना देखा जाएगा, एसेस किया जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 आपका काफ़ी डिटेल में होगा, इसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो देख सकते हो। और इन द केस अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक अलग से टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन टेस्ट, जिसे आप CPSS के नाम से भी बोलते हो। ये टेस्ट जो अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने वो टेस्ट नहीं शायद क्वालिफाई कर पाए थे, और जैसे अमिताभ बच्चन ने भी SSB वगैरह दी थी तो ये वाला टेस्ट वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं जो ये बच्चा टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाता वो कुछ नहीं कर पाता। अगर ये बच्चा टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाए तो जो है ना अब्दुल कलाम आप देख सकते हो कि तीनों सेनाओं के जो मुखिया थे, राष्ट्रपति, वो बने जाके, ठीक है। तो डिमोरलाइज नहीं होना है आपको, जो है ना हताश नहीं होना है आपको, जो है ना मेहनत करती रहनी है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको जो है ना 3rd AC का मिलता है अगर आप पहली बार SSB देने जाओगे तो। आगे देख लेते हैं। वैसे हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा सा जो चीज़ें बची हैं उनके बारे में मैं आपको और बताते चलता हूँ। थोड़ी आप यहाँ से ट्रेनिंग देख सकते हो कि आपका जो कोर्स है वो जुलाई 2025 में चालू हो जाएगा। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटीज़ की जो आपकी टेक्निकल वालों की ट्रेनिंग वो 62 वीक की है और नॉन टेक्निकल वालों की है 52 वीक की। तो टेक्निकल वालों का, फ्लाइंग वालों की थोड़ी ट्रेनिंग ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि अगर आप भर्ती हो गए तो आपको पेमेंट कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हो मूल वेतन आपका 56,100 रुपये रहेगा। सीधा बात करूं तो 1 लाख रुपए के आसपास आपकी पेमेंट बनेगी। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो आप जानना कि इच्छुक है तो आप कमेंट करना, तो एक डिटेल वीडियो बना दें क्या क्या बेनिफिट रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें मोस्टली देख ली हैं। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो देन कमेंट बिलो द वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करो, दबा के शेयर करो। शेयर करना बड़ा आसान है, ठीक है। हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है कि हाँ भाई हमारे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं और सच में कुछ काम की बात सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो असली बात तो वही है कि कुछ आपका फ़ायदा हो, आपका भी हो औरों का भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।